कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू मैसेंजर आरएनए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ से मैसेंजर आरएनए बनता है वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना कि कोडिंग स्ट्रैंड इज अ कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए एक्सेप्ट यूरेसिल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अगर अभी याद होगा तुम्हें, डीएनए के बीच क्या होता है, कुछ कोडिंग रीजन होता है और कुछ नॉन कोडिंग। तो ये जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ना, वो भी ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, वो भी क्या बना देता है, मैसेंजर आरएनए बना देता है। तो अब जो आरएनए बना उसमें कुछ कोडिंग रीजन है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन है, फिर कुछ कोडिंग रीजन आ जाएगा, फिर कुछ नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। अभी ये फाइनल नहीं बना, जिसे हम हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। तो इसको फाइनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये बीच में नॉन कोडिंग रीजन थे ना, जो किसी काम के नहीं थे, उसको रिमूव कर देते हैं आरएनए से। ठीक है, वो प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। तो ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है ना, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती। ये इंट्रॉन्स और एक्सॉन हमारे मैसेंजर आरएनए, इनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ कोडिंग रीजन, ठीक है, एंड दिस इज अ कोडिंग रीजन, तो इन दोनों कोडिंग रीजन में नॉन कोडिंग आरएनए आना। ठीक है, तो दो कोडिंग रीजन के बीच में एक चीज इंटरफेयर कर रही है ना, इसे हम कहते हैं इंट्रॉन। ये इंट्रॉन नॉन कोडिंग है। ठीक है, तो इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग, इसको रिमूव करना है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो दो कोडिंग रीजन जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, उनके बीच में इंटरफेयर करती है ये इंट्रॉन, जो किसी काम के नहीं है, सिर्फ इंटरफेयर करती है, उसे हमने रिमूव करना है थ्रू स्प्लाइसिंग। ठीक है, और ये इंट्रॉन और एक्सॉन के अरेंजमेंट को कहते हैं स्प्लिट जीन, और ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। फोर्थ इज इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड ऑफ HNRNA। ठीक है, इसको फिर से हम एनसीईआरटी थ्रू क्लियर करते हैं कंसेप्ट। अब मैंने बोला जब आरएनए बनता है ना, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन में दोनों पार्ट है। ठीक है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बोलता है ये जो इंटरफेयर कर रहे हैं ना फिजूल में, इसका कोई काम नहीं है, इस इंटरफेयर करने वाले पार्ट को, इंट्रॉन को रिमूव करो। ठीक है, तो जो फजूल में इंटरफेयर करते हैं ना, जिनका कोई काम नहीं होता, उसको क्या करना है, रिमूव करना है थ्रू स्प्लाइसिंग। और एक्सॉन जो काम किया उनको जोड़ दो। ठीक है, तो जब ये काम हो रहा होता है ना कि इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तब तक इसे हम, इस आरएनए को हम कहते हैं HNRNA। ठीक है, जब इसकी पूरी तरह प्रोसेसिंग हो जाएगी, मतलब अब पहले तो हम नॉन कोडिंग रीजन भी इससे डिलीट कर देंगे। ठीक है, HNRNA से हम नॉन कोडिंग रीजन भी डिलीट कर देंगे और उसको कैप बना देंगे, उसको टेल लगा देंगे, तो तब वो बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अभी बताती हूँ क्या क्या है। पहला तो मैसेंजर आरएनए का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? ठीक है, या HNRNA हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए प्रोसेसिंग होके कौन सा वाले टाइप का आरएनए बनाता है? तो HNRNA मैसेंजर आरएनए बनाता है प्रोसेसिंग करके। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब ये रो स्ट्रक्चर है, रो आरएनए है जो डायरेक्टली डीएनए से बना। इसके पास नॉन कोडिंग पार्ट है इंट्रॉन, जिसको हमने रिमूव कर दिया। अब जब इंट्रॉन हम इंटरफेयरिंग पार्ट रिमूव कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे इसको कैप। इसको जो कैप लगाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है कि कैप में क्या लगाया जाता है, तो वहां पे होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये याद रखनी पड़ेगी। इस ब्रांड की कैप पहनता है वो MGT की। ठीक है, और वो कैप कहाँ लगती है, उसके 5' एंड में। देख लो, एक तो MGT की कैप पहनता है, वो भी कहाँ पे, 5' एंड में, और उसकी पूंछ कहाँ लगती है, टेलिंग कहाँ होती है, 3' एंड में। ठीक है, अब कैप पहनने के लिए देखो 5' एंड चूज किया उसने, बड़ा नंबर चूज किया, कैप पहननी थी ना। और टेलिंग के लिए कौन सा एंड, छोटा वाला 3' एंड। ठीक है, और उसमें भी क्या यूज किया उसने, एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। और अभी ही पीछे क्वेश्चन में भी यही स्टेटमेंट दी थी, जिसको हम अभी अटेम्प्ट करते हैं। सो द लास्ट स्टेटमेंट इज इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड। नहीं,
कैप कहाँ बनाएंगे हम, जहां न्यूमेरिक वैल्यू जा रहा है 5-n, ठीक है। तो ये गलती थी यहाँ पे। तो जब भी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप सोल्व कर रहे हो, सो इट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव टू रीड ऑल सेंटेंस एंड उस सेंटेंस में ना गलती ढूंढो। अगर गलती ढूंढ लोगे तो वो चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, हमें नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? तीनों आरएनए पॉलीमरेज के काम याद करने पड़ेंगे, नीट में पूछे जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब पहले ना सबसे इजी वाला काम करते हैं, हम पहले आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम कर लेते हैं क्योंकि वो एक छोटा सा काम करता है, वो है मैसेंजर आरएनए बनाने का, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए बनाने का तो मतलब एचएनआरएनए बनाएगा, फिर वो प्रोसेसिंग होती है और वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। वही प्रोसेसिंग में 3 स्टेप आते हैं, कौन कौन से? स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स रिमूव करना, कैपिंग, 5' में कैप लगा देना, और टेलिंग। कैप में एमटीजी, ठीक है, और टेल में एडेनाइन होता है। अब पॉलीमरेज 2 का काम खत्म कर दिया हमने, मैसेंजर आरएनए, बचा पॉलीमरेज 1 एंड 2। जो पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो राइबोसोम आरएनए की अगर सब यूनिट्स याद होगी, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। इन लार्ज सब यूनिट में भी राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट की डिफरेंट होती है, प्रोकैरियोट की डिफरेंट होती है, एंड ये भी याद करने पड़ेगी। इसका भी बहुत ईजी तरीका होता है याद करने का। अब इसकी जो लार्ज यूनिट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? 28S, ठीक है, और स्मॉल यूनिट में है 18S, और ये जो 5 पॉइंट है वो यहाँ पे। तो ये सारे आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। और तो आरएनए पॉलीमरेज 3 वो मिक्सचर करता है, वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए भी बना रहा है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बना रहा है, 5 स्मॉल राइबोसोमल आरएनए भी, क्योंकि जो यूकैरियोट्स है उसमें एक और यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है, वो होता है 5, ठीक है। तो ये 3 आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट में राइबोसोम की, और ये स्मॉल सब यूनिट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। आरएनए पॉलीमरेज 3 ने मिक्सचर बनाया था, और वो मिक्सचर क्या था? ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और 5S राइबोसोमल आरएनए। तो क्लू क्या हम याद रखेंगे? 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए बना रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए बना रहा है, 2 सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो है मैसेंजर आरएनए को बनाने का। बच्चे राइबोसोमल आरएनए, वो कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेमोराइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination? ये हम already कर चुके हैं, and इसका आंसर I want in the comment box. Next question is, in a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia, what is the percentage of the progeny? जो जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में डिजीजेस है, उसके बारे में कुछ बातें याद करनी होगी। एक ऑटोसोमल डिजीजेस को सेपरेट कर लो, सेक्स लिंक डिजीजेस को सेपरेट कर लो, ठीक है। डोमिनेंट डिजीजेस को सेपरेट कर लो, रिसेसिव। तो ज्यादातर तो तुम्हारे सिलेबस में रिसेसिव ही, ठीक है। तो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक तो सेपरेट कर लो। ऑटोसोमल में कौन कौन सी डिजीज आती है? फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और सेक्स लिंक डिजीज में आती है कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब 2 टाइप की डिजीज होती है, एक है पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की मतलब जीन में डिफरेंस आ रही है, और एक है हमारी क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है, कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम चेंज हो। तो हमारा क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया। लेट्स सॉल्व दिस। बोला है हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब ये हमें पता है ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? HB हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ गया, उसको जीन में डिफेक्ट आ गया, तो उसका हम उसने बोला है जो डिफेक्ट है वो कैसा है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब कि दोनों एलील
डिफरेंट होना, तो एक ऑब्वियसली नॉर्मल होगा और एक डिफेक्टेड होगा। और अगर यहीं पे ये होमोजाइगस होता तो हम दोनों के ऊपर एस लगा देते, बट इसने क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे हम दूसरे पर्सन को भी हेटेरोजाइगस, क्योंकि बहुत हेटेरोजाइगस है, कर देते हैं। जब हमने बहुत हेटेरोजाइगस कर दिया और पुनीत स्क्वायर बनाया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, ये वाला जो गैमीट आएगा वो सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है, ये वाला कैरियर होगा, ये वाला कैरियर होगा और ये वाला नॉर्मल होगा, क्योंकि ये वाले अलील यहाँ पे आएगा, ये वाला अलील यहाँ पे आएगा, ये वाला अलील यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इन 4 बच्चों में से सिर्फ एक को क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो अगर ये पूरा बॉक्स 100% है तो उसमें से एक बॉक्स कितना परसेंट होगा, 25%, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स 25%, 50% हो गया। तो अगर परसेंटेज के थ्रू निकालना है कि टोटल 4 बच्चे हैं जिसमें से एक को सिकल सेल एनीमिया है, तो वो कितना होगा, 25%। और अगर तुम डायरेक्टली भी देख लो तो 4 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे को, तो दैट विल बी 25%। ये बॉक्स 25%, ये 25, 50% हो गया, हाफ हो गया, ये 75%, ये फिर से 100%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 25%। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए एक हमें चाहिए डीएनए से इंफॉर्मेशन, जो लाएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन लाके वो किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाके अटैच होगा, क्योंकि वहां पे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आरएनए के थ्रू रीड होगी जो, तो राइबोसोमल आरएनए रिक्वायर्ड है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए के बाद ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड है, तो 3 ये सब तो रिक्वायर्ड है। स्मॉल इंटरफेयर आरएनए नहीं रिक्वायर्ड। अगर बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पे हमने नेमेटोड किल करने के लिए एप्लीकेशन यूज की थी, जहाँ पे हम स्मॉल इंटरफेयर आरएनए यूज करते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो वो एक नेमेटोड को किल करने के लिए यूज किया गया था, स्मॉल इंटरफेयर आरएनए। Next question is, if adenine makes 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? बहुत easy question। अब देखो, एडेनिन ने किसके साथ पेयर करना है, थाइमिन के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि हम एडेनिन बढ़ा दे और थाइमिन कम हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एडेनिन ने तो भाई उसके साथ पेयर करना है। तो ये अगर 30% है तो वो भी क्या हो गया, 30%। 60% का न्यूक्लियोटाइड हमने यूज कर लिया, बचा कितना, 40%। अब ये 40-40 ग्वानिन और साइटोसिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि 20 अगर ग्वानिन होगा तो 20 साइटोसिन होगा। तो इसका आंसर होगा सेकंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन से ही आते हैं, बस एनसीईआरटी थोरोली पढ़नी है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेनेटिक कोड, कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथेन, ठीक है। तो ये AUG कोड करता है एक अमीनो एसिड मिथेनिन एंड फिनाइलएलेनिन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। AUG 2 चीजों के लिए कोड करता है, एक तो मिथेनिन है और एक है इनिशिएशन कोडन। फिनाइलएलेनिन के लिए देयर इज अनदर, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 में कोडोन्स दिए गए और पूछा गया क्या ये एसिड लाइसिन के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक कोडोन्स। अब अगर जेनेटिक कोडोन्स में पढ़ना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो ये है, ये साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। अब ये कोड पढ़ने के ये इस लाइन से ही उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी, ठीक है। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड बनाने। अब इन 20 अमाइनो एसिड में हमें पता है एक कोडोन मतलब कि उसमें कितने नाइट्रोजन बेस होंगे, 3, ठीक है। तो ये हर एक कोडोन 3 के नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। अब अगर हम देखें कि 3 कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है, और जो कोडोन है वो ट्रिपलेट है, 61 कोडोन्स है, और 3 कोडोन ऐसे हैं जो कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे,
ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस 4 नाइट्रोजनस बेस है ना, UCAG। अब UCAG अगर उसकी पार अगर हम 3 लगाएं, कोडोन बनाएं, तो टोटल कितने वो कोडोन्स बनाएगी? 64। पर वो टोटल कोडोन 64 नहीं होंगे। क्यों? हम 61 ही काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें से 3 कोडोन ऐसे हैं जो नॉन कोडोन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। और ये स्टॉप कोडोन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने अभी के अभी याद कर लेना है। दैट इज UGA, UAG, UAA, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, UAA याद रखना है, और दूसरे में U के साथ पहले AG फिर GA, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, उसे हम कहते हैं डीजेनरेट। डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है कि कोडोन की डीजेनरेट मतलब कि क्या है, ठीक है। द कोड इज डीजेनरेट का क्या मतलब है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोडेड होते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या अपने आप को राजा समझते हैं, उनका क्या चाहिए? बहुत सारे कोडोन चाहिए अपने। फिर नेक्स्ट है, द कोडोन इज रेड इन कॉन्टिन्यूस फैशन, ठीक है। तो कोई ऐसे उसको ऐसे नहीं रीड करता। अगर कोडोन है ना UGA, UCU, UCC, तो उसको ना ऐसे कॉन्टिन्यूस मैनर में रीड किया जाएगा। देयर इज नो फुल स्टॉप, नो पंक्चुएशन, नो कॉमा, ठीक है। द कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, सारे कोडोन यूनिवर्सल है। बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, उसमें UUU वुड कोड फॉर फिनाइलएलानिन। तो अगर हमने ये पॉइंट पढ़ा होता ना, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वो हमें इजीली पता चल जाता है, क्योंकि उसने बोला था AUG कोड फॉर मिथेनिन एंड फिनाइलएलानिन, बट बिल्कुल नहीं, UUU कोड फॉर फिनाइलएलानिन, ठीक है। अब यूनिवर्सल भी एक प्रॉपर्टी याद रखना कोडोन की। सम एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस क्या आ सकती है? वो है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन। सो दिस कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन। AUG हैज अ ड्यूल फंक्शन, मिथेनिन के लिए कोड करता है और एज अ इनिशिएटर कोडन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनिशिएटर कोडन। इस वाले पैराग्राफ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट आंसर करने के लिए वी हैव टू नो दिस कोडोन, हाउ टू मेक दिस टेबल। तो ये टेबल कैसे बनाना है वो वीडियो के एंड में आपको सिखा दिया जाएगा। सो वॉच वीडियो टिल द एंड। सो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, लाइगेज join the 2 DNA molecules, करेक्ट है। लाइगेज क्या करता है? 2 DNA मॉलिक्यूल को जोड़ता है, ठीक है। पॉलीमरेज नहीं, पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता। न्यूक्लियस separate the 2 DNA strands of DNA, no, nucleus doesn't separate. Exonucleus make cut at specific position within the DNA. Exonucleus ये काम नहीं करता। पॉलीमरेज क्या करता है? अब पॉलीमरेज 2 टाइप के होते हैं, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज ना DNA की चेन को बढ़ाने का काम करता है, जो नई चेन बननी है ना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में काम करता है, तो ब्रेक तो कर नहीं सकता, ठीक है। अब DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या करता है? सेपरेट करने में हेल्प करता है DNA, मतलब सेपरेट करने में, DNA स्ट्रैंड को ओपन करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस एक ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को खा जाता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस ये कट करता है DNA को, बट कट कहाँ से करता है? एक्सो मतलब एंड से, ठीक है। और जो अंदर से कट करता है वो होता है एंडोन्यूक्लियस। So these 2 nucleus we use in biotechnology. Select the correct nucleus. तो मैंने पहले ही बोला था कि जेनेटिक्स की डिजीजेस को सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। हेमोफीलिया जो डिजीज है ना वो वायलिन नहीं है। अब एक चीज बता दूं, हमारे सिलेबस में वायलिन कोई डिजीज हमने कवर ही नहीं की है, ठीक है।
तो हेमोफीलिया जितनी भी हमने डिजीज की है ना, एक्स लिंक भी सारी एक्स लिंक डिजीज है। फिनाइलकीटोनुरिया, अब अभी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमने कोई डोमिनेंट डिजीज नहीं की है, सारी हमने रिसेसिव डिजीज की है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो जब भी करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है तो तुमने एक काम करना है कि भाई सारों में ये चीज लिखनी है कि कौन सी वाली गलत लिखा हुआ। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, ये हमने सारी रिसेसिव डिजीज की है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 11 में ही होता है। थैलेसीमिया जो है वो एक्स लिंक डिजीज नहीं है, वो है ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज है वो। अब जल्दी से एनसीईआरटी में हम डिजीजेस के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हेमोफीलिया, और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा सकते हैं। हेमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो आज ही एनसीईआरटी में ये सेग्रीगेट करनी है, सेक्स लिंक कौन सी है, ऑटोसोमल कौन सी है। ठीक है, और सारी एक्स लिंक्ड ही है तुम्हारे सिलेबस में, और सारी डोमिनेंट ही है, रिसेसिव ही है। अब सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो ये कौन से क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है, एक्स क्रोमोसोम को। अब ये क्या करती है, हेमोफीलिया में नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी हेटेरोजाइगस फीमेल जो होती है ना, जब भी एक्स लिंक डिजीज होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक्स क्रोमोसोम, इस पे ये हेमोफीलिया का एलील है, और दूसरा ही नॉर्मल क्रोमोसोम, तो ये इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इसको मैं H लिख देती हूँ, और ये इसकी होमोजाइगस कंडीशन होगी कि दोनों क्रोमोसोम में। अब इस वाले कंडीशन में ये डिजीज शो नहीं करेगी, बट ये कैरियर की तरह काम करेगी, क्योंकि ये वाला डिफेक्टेड क्रोमोसोम देगी नेक्स्ट प्रोजेनी को, इसलिए कैरियर की तरह काम करेगी। इसमें दोनों अफेक्टेड है, इसलिए ये रिसेसिव, और ये इसलिए ये डिजीज है। और ये रिसेसिव डिजीज क्यों होती है, क्योंकि कोई भी रिसेसिव अलील है ना, उसका एक पॉइंट होता है कि रिसेसिव अलील, फॉर एग्जांपल ये इस क्रोमोसोम में ना, तो अगर ये डिफेक्ट कोज करेगा तो दूसरा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो संभालेगा। अगर ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं बना रहा तो दूसरा वाला नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर बनाएगा और संभालेगा, उसको डिजीज नहीं होगी। बट यहाँ पे तो दोनों डिफेक्टेड है ना, दोनों काम नहीं करेंगे। और रिसेसिव एलील को शो फिनोटाइप में शो होने के लिए चाहिए होता है पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, और ये क्यू इन विक्टोरिया में देखी गई है, तो इससे ये क्वेश्चंस की हो सकता है, आ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहली बात ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट है, तो हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट है तो वो ऑटोसोम के क्रोमोसोम्स में ही किसी जीन में डिफेक्ट होता है, ये पॉइंट म्यूटेशन होती है क्योंकि जीन में डिफेक्ट है। अब होता क्या है, होमोग्लोबिन का अगर तुम्हें याद होगा, होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे 4 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, तो उसकी जो बीटा ग्लोबुलिन है, उसकी जो 6th पोजीशन है, वहां पे अमीनो एसिड डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड डिफेक्ट कौन सा आ जाता है, क्या आ जाता है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल किसकी डिफेक्ट क्यों होता है, डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड जहां प्रेजेंट होता है वहां पे क्या आ जाता है, वलीन। अब यहाँ पे 6th पोजीशन पे ना क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, और क्या आ गया इसकी बजाय, वलीन। सो दिस कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन। होना ग्लूटामिक एसिड था, अगर ग्लूटामिक एसिड है, नॉर्मल सेल बन रहे हैं ओवल, और अगर वलीन आ गया तो वो उसकी सेल शेप क्या हो जाती है, सिकल शेप। ठीक है, अब ये क्यों आया, क्योंकि अमीनो एसिड में चेंज हुआ। अब अमीनो एसिड में क्या चेंज हुआ, अमीनो एसिड में ये चेंज हुआ कि पहले GAG था मैसेंजर RNA में जो ग्लूटामिक एसिड को जोड़ रहा था, बट फिर बाद में क्या बन गया, GUG हो गया, तो गैग से गुग हो गया। ठीक है, तो GAG से GUG, जिसकी वजह से वलीन आ गया। ठीक है, तो U and V टुगेदर, U आया नाइट्रोजन बेस, तो वहां पे वलीन आ गया अमीनो एसिड। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। देन कम, पर ये जो चेंज GAG और GUG है, वो मैसेंजर RNA का है। अगर इसके पीछे देखा जाए तो A की जगह थाइमिन आएगा, U की जगह A आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर तुमसे पूछ लिया कि जो DNA है, जो
म्यूटेटेड मैसेंजर आरएनए बना रहा है, उसका जीन बताओ। तो अगर तुम्हें याद है म्यूटेटेड मैसेंजर आरएनए GUG बना है, तो उसका जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, G के ऑपोजिट C, U के ऑपोजिट A और G के ऑपोजिट C। और अगर उसका नॉर्मल GAG है तो उसका क्या होगा, CTC। ठीक है, और डीएनए की क्या होती है, 2 स्ट्रैंड होती है, तो उसमें से एक स्ट्रैंड तो ये बना दी जो कोडिंग थी, उसके ऑपोजिट नॉन कोडिंग बना दी। देन क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया मतलब ये कोडिंग में चेंज हुआ, अब जो सर्कुलर हेमोग्लोबिन था वो सिकल शेप बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन भी कैरी कम करेगा तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब इस म्यूटेंट में जो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है लो ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि कम ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, और इसी की वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है जो पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन कम की वजह से पॉलीमराइजेशन होती है, जिसकी वजह से सिकल शेप बन जाता है। और इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि जो पैरासाइट होते हैं ना, प्रोटोजोन, मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन्स, वो इन सिकल सेल पे कम ट्रेवल करते हैं, तो उनको बेनिफिट हो जाता है जो कैरियर होता है। ठीक है, और ये कोडोमिनेंस भी शो करेगा, जिसके पास HbS है और HB नॉर्मल है, उसमें सिकल शेप के सेल भी बनेंगे और नॉर्मल ओवल सेल भी बनेंगे, तो ये कोडोमिनेंस भी शो करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज